स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट। डाल लीजिए बजट। कुछ आर्टिकल्स को बेस बना के स्टार्ट करते हैं। एक आर्टिकल क्या है 112, इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए यहां से समझना शुरू करिए। अगर कभी कोई पूछे कि बजट, तो बजट शब्द तो हमारे संविधान में है ही नहीं, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। और एक चीज यहीं से समझना शुरू करिएगा, हम बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं बजट में, क्योंकि अधिकार किसके पास है बजट को प्रस्तुत करने का, तो वो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अगर इस आर्टिकल के बेसिस पर देखोगे कि पूछे जाए कि बजट प्रस्तुत करने का सदन में किसके पास अधिकार है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति। लेकिन परंपरागत ये चलता है कि राष्ट्रपति इसे किसी भी मंत्री से प्रस्तुत करा सकता है, किससे प्रस्तुत करा सकता है, किसी भी मंत्री से। और परंपरा हमारे यहां चलती है सामान्यतः वो वित्त मंत्री को ये देता है। क्या समझ में है, सामान्यतः वो किसे देता है, वित्त मंत्री को देता है। ठीक। तो क्या क्या स्पष्ट हो गया आपको कि संविधान में कहीं बजट शब्द नहीं है। दूसरा क्या समझ आया कि अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और वो किसे देता है, सामान्यतः वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री इसी दौरान आपको पता है बजट भाषण देता है, समझ आए। और बजट भाषण में वो क्या बताता है, कहता है कि इतनी अनुमानित आय, मतलब बजट क्या है अब ये समझिएगा, एक वर्ष में इतनी आय हुई और इतना व्यय होगा, वो केवल उसी का लेखा जोखा देता है। ठीक। यहां हम इकोनॉमिक्स वाला नहीं समझा रहे हैं बजट, हम केवल संविधान के प्रोस्पेक्ट में बजट में क्या है उतनी बातें बता रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको बजट के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, वहां पर घाटे पढ़ने पड़ेंगे। नहीं समझ पाए कि जेंडर बजट क्या होता है ना, तो राजकोषीय बजट, बहुत तरीके के बजट, वहां पर उस पर ना जाइए, हम संवैधानिक प्रोविजन पर। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि बजट क्या है, एक वर्ष की आय और प्राप्तियों का लेखा जोखा है, पहली बात तो। और वो भी क्या, अनुमानित, कौन सी प्राप्तियां, अनुमानित, क्योंकि इस वर्ष इतनी आय होगी हमारी और इतना क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हम लोग अपने घर में नहीं बजट बना लेते, सेम उसी तरीके से। तो ये प्रोसीजर। दूसरा हमने क्या बताया कि शब्द नहीं दिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण है और इसका अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत कराता है, दोनों सदनों में प्रस्तुत कराता। मतलब क्या है, बजट केवल लोकसभा में ही नहीं जाएगा, राज्यसभा में भी चर्चा के लिए जाएगा। बात समझ रहे। और लेकिन आपको पता है कि बजट को एज अ मनी बिल कंसीडर किया जाता है या वित्त विधेयक, तो शुरू ये लोकसभा से ही होता है। शुरू कहां से होगा, लोकसभा से, क्योंकि आपको मैंने विधेयक इससे पहले पढ़ाए हैं और उसमें बताया था कि वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, उनका प्रारंभ केवल लोकसभा से होगा। और जब धन विधेयक या वित्त विधेयक हो जाए, धन विधेयक की तरीके से कंसीडर किया जाता है, तो आपको पता है राज्यसभा को लिमिटेड पावर है इस पर, 14 दिन केवल। यानी प्रस्तुत तो दोनों सदनों में होगा, लेकिन पावर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो यहां तक कुछ केवल इंट्रोडक्शन समझ आया कि बजट सच में क्या है और किस अनुच्छेद में है। अब इसमें 2-3 टर्म होते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं जो बहुत पूछे। एक शब्द सुना होगा अंतरिम बजट, सुना है क्या, और एक सुना होगा लेखानुदान। इन्हें थोड़ा इस तरीके से समझेंगे, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, और एक है लेखानुदान, इसे हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। अंतरिम बजट कब आएगा ये समझें। पहला केवल एक कीवर्ड याद रखें, चुनावी वर्ष में आता है, और लेखानुदान प्रत्येक वर्ष आता है। अब इस टर्म को समझें। जैसे सपोज करें, हम जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहां वित्तीय वर्ष चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। यानी क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का खर्चा मिलता है। लेकिन अभी बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताएंगे तो सामान्यतः फरवरी से शुरू होता है और कभी कभी इस पर अप्रैल तक डिस्कशन वगैरह चलता रहता है, समझे, अप्रैल मई, क्योंकि आपने बजट सत्र सुना होगा फरवरी से मई तक चलता है। तो जो अप्रैल और मई जो हैं, अगर इस दौरान डिस्कशन चल रहा है तो बजट, पैसा तो मिल नहीं पाता। ठीक, तो अगर पैसा नहीं मिल पाता तो उस दौरान के लिए खर्चा चाहिए नहीं चाहिए,
क्योंकि अभी हम बजट के खर्चे समझाएंगे तो दो तरीके के एक भारित व्यय होते हैं। भारित व्यय वे होते हैं जो परमानेंट होते ही होते हैं, जैसे वेतन देना है, उधार लिया उस पर ब्याज देना है, कुछ कभी मान लीजिए दूसरे देशों के साथ संबंध है, कभी नेपाल की मदद करनी है, भूटान की मदद करनी, कुछ ऐसी देयताएं देनी है, तो वो तो हमें देने ही देने पड़ेंगे। उन्हें अगर हम रोक लेंगे तो देश कोलैप्स नहीं कर जाएगा। तो वो वाले वे जो होते हैं, तो हम क्या बताना चाहते हैं, अंतरिम बजट समझना है और लेखानुदान में अंतर समझना है। लेखानुदान पहले समझ लो। लेखानुदान क्या है कि हर वर्ष 2 माह का कुल बजट का 1/6 पैसा उन्हें प्रारंभ में ही दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्च में खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च को इन्हें मिला, फिर अप्रैल मई तक डिस्कशन चलता है तो चलने दो। तो 2 महीने का खर्चा जो मिल जाता है हर वर्ष, वो क्या कहलाता है, लेखानुदान। बात समझ है। लेकिन अब चुनाव सपोज कर लेते हैं कि मई में चुनाव होने वाला है, तो अब सरकार तो पता नहीं, क्योंकि हमारे यहां बदली जाती है सामान्यतः, ठीक, कि कौन सी सरकार आएगी। तो अब उस सरकार को क्या पूरे वर्ष का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाएगा? नहीं। सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि यहां से मिल रहा था हमें 1 अप्रैल से खर्चा, और वहां चुनाव संपन्न होकर कब पहुंच गया, जुलाई तक, तो जो रिमेनिंग टाइम बचा है उतने के, जब तक चुनाव नहीं हो रहा, उतने दिन का खर्चा तो सरकार को दिया जाएगा जो सत्ता में है। तो वो किस में मिलता है, अंतरिम बजट में। यानी ये चुनावी वर्ष में आता है, और जो शेष समय बचता है उस वर्ष का, जिसमें चुनाव संपन्न होने तक का, तब तक का खर्चा दिया जाए, तो वो किस में हम देते हैं, अंतरिम बजट। तो चुनावी वर्ष में आता है। और दूसरा इसमें क्या कहेंगे कि वर्ष की उस अवधि के लिए खर्चा दिया जाता है जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए। समझ आई बात? एक अंतर और बहुत मेजर डिफरेंस होता है जो पूछा गया स्टेटमेंट वाइज। ये अंतरिम बजट जब आएगा तब इसमें ये दोनों बातें बताएंगे कि देखिए इन 4 महीने में इतनी आय होगी और इतना व्यय होगा। समझ आए? लेकिन यहां केवल खर्चा बताएंगे। इसमें केवल क्या बताया जाएगा लेखानुदान में, कि हमें खर्च इतना व्यय करना है 2 महीने में। आय तो पूरे बजट की क्योंकि बजट तो आ ही रहा है सामान्य केसेस में, उसमें पूरे वर्ष में कितनी आय कितनी व्यय होगा, लेकिन 2 महीने का खर्चा कितना है ये इतना मांग लेंगे। और इसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग टाइम जो ये है, इसमें आय भी बताई जाएगी कि इतनी आय 4 महीने में होगी और इतना व्यय। जैसे क्या है, देखिए सरकार की आय बहुत रिसोर्स है, हम लोग सब लोग टैक्स देंगे। भाई सरकार के पास खुद का क्या है, कुछ नहीं। हम लोग अगर टैक्स ना दें तो सरकार के पास कोई पैसा पहुंचेगा नहीं। हम लोग टैक्स देंगे, जो सरकारी कंपनियां थोड़ी मोड़ी बची हैं उनसे प्रॉफिट जाएगा, वो समझ आए। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं सरकार को देते ही देते हैं, ठीक। तो जितना पैसा है वो सरकार के पास, उसी की उनके गोलक को कहते हैं हम कंसोलिडेट फंड या संचित निधि। बस निधियां भी हम पढ़ाएंगे, है ना, दूसरी निधि मत विजुलाइज करना। आय और वे समझ में आ रहा, और इसमें केवल क्या है, वे। ये अंतर होता है अंतरिम बजट और लेखानुदान में। सबको क्लियर? ठीक, तो ये लिख लीजिए। अच्छा, ये मतलब जैसे मैंने क्या बताया, 1 अप्रैल से हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन बजट सत्र जो चलता है वो फरवरी से मई तक चलता है। यदि अप्रैल और मई मान लीजिए वहां डिस्कशन ही चल रहा है, तो उन 2 महीने का खर्चा ये लोग ले लेते हैं। समझे? अब हम समझाते हैं आपको बजट की प्रक्रिया। ये स्टेप पूछे गए यूपीएससी में, तो पहले हम स्टेप ही लिख देते हैं, क्रम याद रखेंगे। पहला है स्टेप बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा स्टेप है आम बहस। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच।
चौथा है अनुदान की मांग, और पांचवा है विनियोग विधेयक, छठवा है वित्त विधेयक का पारित होना। इनका क्रम लगाने की यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है। अब ये 6 स्टेप अगर समझ गए तो समझिए आप बजट समझ जाएंगे पूरा। बताएं। अब यहां पर समझेंगे, इस सिस्टम में तो हमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं कि क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है हमारे यहाँ कि वो किसी को भी अधिकार दे सकता है, किसी भी मंत्री को, कि वो जाके बजट को प्रस्तुत करे। पहली बात समझ आते। और वो सामान्यता दिया जाता है वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री जाएंगे, बजट को प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे इसमें कि कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं और कौन कौन सी मतलब कैसे आय होगी, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, इसी पर जो विपक्ष के लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, वो कुछ क्वेश्चन खड़े करेंगे, ठीक। जैसे उन्होंने कहा, सपोज करिए कि कहा कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड बनाएंगे, ठीक, और वो भी कहा कि रोड बाय एयर बनाएंगे, तो लोगों को संतुष्ट नहीं मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे, तो कहा कि हम लूप पद्धति जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, बस वो बन ही जाएगा। हो सकता है ऐसा सक्षम हो जाए। तो कहने का मतलब कि आम बहस, और ये लोग अगर सहमत नहीं हैं तो उस पर क्या कर देंगे, प्रश्न खड़े कर देंगे। तो आम बहस होगी, चर्चा होगी, समझे। अब ये चर्चा आम हो गई। अब ये लोग इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं है उसके लिए, तो विभागीय समितियां, जैसे आपको बताया मैंने, प्रवर समिति पढ़ाई है और संयुक्त समिति पढ़ाई है। हर विभाग के एक्सपर्ट लोगों को कुछ कमेटीज गठित कर दी जाएंगी और वो लोग डेप्थ में इसके स्टडी करेंगे कि सच में जो ये प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में कितना खर्चा आना है, समझ आए, कितना खर्चा आना है, और इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है, क्या वहां की परिस्थितियां ठीक हैं, क्या ऐसा संभव, ये सब कुछ रिपोर्ट देंगे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, किसकी मांग ये करेंगे, अनुदान की मांग। मांग और से अनुदान तक की बात समझिए। अनुदान की मांग का मतलब अब ये हर विभाग अपना अपना, रक्षा मंत्रालय कहेगा कि हमें इतनी तोपें खरीदनी है, हमें इतनी मिसाइलें खरीदनी है, हमें इतनी बंदूकें खरीदनी है, हमें इतना पैसा चाहिए कुल मिला के। ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री कहेगा कि हमें इतने अस्पताल बनाने, इतने मेडिकल कॉलेज बनाने, हमें इतना पैसा चाहिए। सब अपने अपने क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे। अब जब ये पैसे मांगेंगे तो इसी दौरान सपोज करिए 3 कटौती, विपक्ष क्या करेगा, प्रस्ताव लेकर आएगा, और वो प्रस्ताव 3 तरीके की कटौतियां लेकर आएगा। तो चौथे स्टेप में हमारा क्या आता है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेकर आता है। और ये तीनों समझने वाली बातें हैं। जैसे 3 कटौतियां कौन होती हैं, सबसे पहले एक होती है नीतिगत कटौती, और दूसरी होती है अर्थगत कटौती, और तीसरी होती है सांकेतिक कटौती। पहली कौन सी होती है, नीतिगत। अब ध्यान से समझिएगा नीतिगत कटौती क्या है, पहले इस पर फोकस करिए। नीतिगत कटौती में क्या जैसे ये लोग एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो लग रहा है कि धरातल पर आ ही नहीं सकती, समझे। ये किसे लग रहा है, विपक्ष को, या हो सकता है जो संसद में बैठे लोग हैं उन्हें लग रहा। तो जब वो ऐसा कहेंगे तो ये कहेंगे उन्होंने मांगा कि हमें 10,000 करोड़ इसके लिए दे दो, हम ये काम कर देंगे। तो ये लोग बिल्कुल इनकी इस पॉलिसी से सहमत ही नहीं है, तो ये कहेंगे कि इस पैसे को घटाकर 1 रुपये कर दो। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस कटौती में अमाउंट को घटाकर 1 रुपये करने की बात की जाती है, तो वो कौन सी है, ये उनकी पॉलिसी से पूर्ण सहमति है। जिस भी पॉलिसी को लेकर आना चाहते हैं उससे वो सदन क्या दिखा रहा है, पूर्ण सहमति दिखा रहा है। तो वो क्या प्रस्ताव रखेगा कि 1 रुपये कर दो, और इसकी जगह पर वो वैकल्पिक नीति सजेस्ट कर सकता है कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बात समझ आए, तो ये समझ में आए। फिर अर्थगत कटौती में क्या है, जैसे सपोज करो इन्होंने कहा कि हेल्थ के लिए इन्हें कितना चाहिए, 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ के लिए, समझे। तो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और ऐसे ऐसे इतना चाहिए, ठीक, एक ज्यादा निकल गया, 1 लाख करोड़ मान लेते हैं, ठीक। तो इतने रुपए चाहिए। तो अब क्या लग रहा है
किसी को लग रहा है कि ये जो पैसा खर्च करना चाह रहे हैं इसमें ये पैसा ज्यादा है, तो वो क्या कहेंगे कि मान लीजिए 1 लाख करोड़ नहीं, तुम 80,000 करोड़ ले लीजिए। तो अर्थगत कटौती में क्या होता है, एक सीमा तक पैसा घटाया जाता है। बात समझे? जैसे हम बात करें इसे प्रैक्टिकल, पहले अच्छा इसे समझ लें, फिर सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या, जैसे आप सपोज करो किसी पॉलिसी से आप सहमत, मतलब ऐसा चाह रहे हैं, केवल उसका विरोध करना चाह रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हो सकता है अगर इंप्लीमेंट हो जाए या समथिंग, तो जो थोड़ा बहुत विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें 100 रुपए कट कर दो, समझे? और अगर वो कहीं पारित हो जाता है तो उससे आपको एक विरोध का संकेत जाता है कि इनकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो सांकेतिक कटौती में हम कितने रुपए कम कराते हैं? 100 रुपए, और इसमें हम 1 रुपए देने की बात करते हैं। अब जैसे सपोज करो, आप ऐसे प्रैक्टिकल समझिए, आपने घर में एक प्लान बनाया कि हम फला कोई कोर्स करेंगे और उसकी फीस थी 5 लाख रुपए, ठीक, कोई मेडिकल का कोर्स ही मान लीजिए 5 लाख रुपए थी। तो आपने घर में बताया कि देखिए 5 लाख रुपए फी लगेगा और उसके बाद 2 लाख रुपए साल का रहने का खर्चा लगेगा, और उसके बाद कहा कि 50,000 रुपए हमें पॉकेट मनी चाहिए। कुल मिला के बजट आपने 10 लाख का बता दिया, बाकी भी 2-2.5 लाख रुपए तो फिर और भी चाहिए, है ना, बाकी बहुत सी चीजें। तो 10 लाख का बजट बताया, तो घर वालों ने आपका प्रस्ताव बाकायदा सुना और उन्हें पता था कि तुम्हारे कर्म नहीं है पढ़ने वाले, है ना, देख दाख के तुम्हारी छवि। उन्होंने कहा कि तुम्हें 1 रुपए देते हैं, तुम्हें पढ़ना हो जाके एडमिशन लेके 1 रुपए में पढ़ लो तो पढ़ लो, तो क्या है कि वो तुम्हें भेजना नहीं चाहते। ये है नीतिगत कटौती कि मतलब तुम्हारे प्रोस्पेक्ट से, ड्राफ्ट से वो सहमत नहीं। बात समझ में? इतनी। अर्थगत कटौती क्या है, जब तुमने 10 लाख मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं 8 लाख में लग रहा है कि तुम सर्वाइव कर जाओगे, और तुम्हें 8 लाख रुपए क्या कर दिए, उन्होंने निकाल के दे दिए। ये अर्थगत कटौती है। बात समझ? अब सांकेतिक कटौती क्या, जब तुमने 10 लाख की बात की तब फिर उन्होंने बहुत विचार विचार किया और उन्हें लग रहा है कि चलिए ठीक है, तुम पर हम रिस्क ले लेते हैं, हमें लगता तो नहीं है तुम करोगे, और फिर वो करके सोच समझ के हिसाब किताब लगा के सब पता करके तुम्हें एग्जैक्ट उतना अमाउंट देने की बात की कि कहने लगे कि इतने में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 5 लाख फीस, ये 2 लाख रहने का, और ये 10-20 रुपए तुम्हारे पॉकेट मनी, है ना। कहा कि सन्यासी जीवन व्यतीत करो तभी तो ऐसा होगा, ठीक। तो ये आपके क्या हो गई, सांकेतिक। तो किस वाले पार्ट में ये अनुदान की मांग के दौरान, एक चीज अब और बहुत डेप्थ वाली बता रहे, जो गहराई में पढ़ने पर बजट समझ आता है, जितनी भी चीजें ये विभागीय समितियां के दौरान या मांग की जाएगी उससे कम नहीं किया जा सकता है अनुदान सामान्यतः। अगर कहीं कम हो जाता है इन केसेस पर तो यह माना जाता है कि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं। बजट पारित होना बहुत जरूरी, खुद सोचिए साधारण बहुमत से पारित होना है, और कहीं बजट भी ना पारित हो पाए, वो भी चीजें पारित ना हो पाए, तो फिर सरकार बहुमत में ही कहा, बहुत निगेटिव हो जाता। तो क्या याद रखना है कि अनुदान की मांग कंप्लीटली लगभग क्या हो जाती है, पारित हो जाती। अब विनियोग का मतलब हमने बताया था कि पैसा निकालना। बात समझे? जैसे आप देखिए कि राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, भाषण दें कि हम आएंगे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा वो करेंगे, तो वो ये सब हवा हवाई बातें होती हैं। जब तक वो सदन में जाके विनियोग विधेयक पारित ना कर दें उस प्रोजेक्ट के लिए, तब तक मान लीजिए कि उसका कोई होना करना नहीं। विनियोग का मतलब है कि पैसा उससे निकालना। कैसे? संसद की बिना अनुमति किए नहीं हो सकता। पूरी संसद जब अनुमति देगी तो क्या होगा, उससे पैसा निकलेगा। और जब ये पैसा भी निकल आया, अनुदान की मांग जितना मांगा, फिर पैसा भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, आपका विधेयक पारित हो गया कि नहीं। भाई आपने जो पैसा मांगा था पढ़ाई के लिए 5 लाख 10 लाख, वो तुम्हें पैसा पहले क्या सब लोग मान गए, फिर पैसा भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब तुम झोला उठा के चल दोगे कि नहीं। तो बस यही है क्या, फिर क्या अंततः पारित हो जाएगा। यही है बजट की प्रक्रिया। सबको समझ आई? किसी को डाउट कोई? अब इसका अगला स्टेप बताते हैं जो क्या होगा। नोट तो कर ही लिया, आगे बताएं। अब इसमें 2 तरीके के वे होते हैं, वहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एक बार पूछा गया है बजट में। अगर बजट में व्यय पूछे जाए, एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय, और एक होता है संचित निधि
के अन्य व्यय। इसमें क्या आता है, देखिए वेतन आते हैं, उधार आते हैं और देयता आती है। अच्छा, संचित निधि तो समझते हो ना, सरकार की जितनी आय और वे हों, आरबीआई में एक होती है गोलक, उसमें सब पैसा रखे। जैसे सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो, जो टैक्स दोगे तो वो पैसा आपका कहां जाके रखेगा, आरबीआई के पास। और वो जो गोलक उसकी है, उसी को हम क्या कह देते हैं, संचित निधि। तो उसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन देना है, उधार किसी देश से लिया उस पर ब्याज देना है, या किसी देश की मदद करनी है, इन पर कभी मतदान नहीं। इस पर केवल सदन में चर्चा तो होगी, लेकिन इस पर क्या नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। यही फैक्ट पूछा जाता है कि भारित वे जो है उस पर चर्चा सदन में हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं होगा। तो क्या लिख लेंगे, इस पर चर्चा तो होगी लेकिन मतदान नहीं होगा। और जो अन्य वे हैं हमारे, उन पर क्या होगी, चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा। तो लिख लें, मंत्रालयों के अन्य जो खर्चे होंगे उन पर, इस वाले में लिख लें संचित निधि के अन्य वे, चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा। इतनी बात क्लियर। एक आर्टिकल इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं, आर्टिकल 115, इसमें क्या होता है, अतिरिक्त या अनुपूरक पूरक अनुदान। इसे बहुत प्रैक्टिकल समझें। जैसे सपोज करिए कि आपने कहा कि हम कोई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आने वाले हैं और उसके लिए आपको कितने चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, सरकार ने कहा एजुकेशन में क्या लाएंगे, कहा कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें सबको पोषक युक्त भोजन हम क्या करवा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को जब इंप्लीमेंट करना है, जैसे मैं करंट अफेयर्स की ही बात करूं, मैसूर डिक्लेरेशन एक शुरू हुआ है। मैसूर डिक्लेरेशन में 16 स्टेट ने पार्टिसिपेट कर लिया है, और वो मैसूर डिक्लेरेशन में ये रखा गया कि जितनी भी पंचायतों द्वारा, चाहे नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायतें, उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनमें क्वालिटी बहुत लो है, उस क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए और वो बेहतर क्वालिटी की चीजें दी जाएं। और इसके लिए हर जो राज्य है और केंद्र सरकारें हैं बजट अलॉट करें। मतलब क्या है, स्थानीय के जो लोग सदस्य हैं उन्हें ज्यादा पावर्स दी जाएंगी या उन्हें ज्यादा क्वालिटेटिव, और कहा कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए प्रशासन का, और वो उसकी जांच करे समय समय पर कि जो महिलाओं को चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं क्या वो पोषक तत्व मिल रहे हैं, बच्चों को उपलब्ध कराई जा रहे हैं क्या उनमें पोषण ठीक ठाक है। ये मैसूर डिक्लेरेशन कर्नाटक में से शुरू हुआ है, तो उसे मैसूर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए इसके लिए 1000 रुपये मांगा गया, स्टेट में दिया गया, लेकिन ये इंप्लीमेंट क्या 1-2 दिन में अभी कहा और हो जाएगा, पूरा प्रशासन बन रहा होगा। और क्या हुआ कि पता चला इसमें 1000 रुपये हमने लिया था, लेकिन अभी काम कुछ हुआ ही नहीं। काम कितना हो गया, सपोज करो 40% काम कवर हुआ। अब इसके लिए अन्य पैसे की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो जब अन्य पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और सबको लग रहा है कि सच में इसमें कोई करप्शन भी नहीं हुआ और पैसे की आवश्यकता है, जो 60% पैसा कम पड़ रहा है उसके लिए अलग से पैसा सदन में मांगा जाएगा। उसी को हम कहते हैं अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान। क्या कह देंगे, अतिरिक्त या अनुपूरक। क्या होगा कि सदन सत्र बैठेगा और बताएंगे कि फला फला प्रोग्राम हम चला रहे हैं और उस फला प्रोग्राम में इतना पैसा कम पड़ रहा है, इतने पैसे से इतना इतना काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट दी जाएगी और वो अन्य फिर संचित निधि से क्या होगा। मतलब सरकार संचित निधि से पैसा बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाल सकती, इसलिए संसद को भारतीय राजकोष का रक्षक कहा जाता है। ये स्टेटमेंट वनडे एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राजकोष का रक्षक किसे कहते हैं, संसद को कहते हैं। बात समझ रहे? तो ये अतिरिक्त अनुदान का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही प्रैक्टिकली समझ लीजिए, आप 10 लाख रुपए लेकर पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन पता चला कि बीच में और आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो जो और आवश्यकता पड़ी तो आप घर में क्या पारित करवाएंगे, अनुपूरक बजट पारित करवाएंगे। सिंपल। ये किसमें लिखा गया हमारे आर्टिकल
115 मिलेगा। तो बात समझ में आई यहां तक? तो यह है आपका अनुपूरक बजट। अब जो बजट के प्रोस्पेक्ट बचे हैं, हम अगर स्टैटिक की बात करें कि बजट शब्द कब आया, क्या आया, इतिहास, वो हिस्टोरिकल पार्ट है और इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। एकवर्थ कमेटी 1921 में गठित हुई थी, उसने रेल बजट और आम बजट को क्या किया, अलग कर दिया। रेल बजट में क्या केवल रेल मंत्रालय की चीजें होती थी। ये हम लोग कभी एक दिन कंप्लीट बजट, जिसमें इतिहास का भी बजट, हिस्टोरिकल पार्ट और इकोनॉमी का भी बजट और पॉलिटी का भी बजट पर देखेंगे। पॉलिटी के सेक्शन में इसमें इतना ही, ठीक है। किसी कोई डाउट यहां तक बजट प्रक्रिया को लेकर?